हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फॉर विक्ट्री। मैं हूं आमिर शहजाद खान वटू और हम पढ़ रहे हैं डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी में हमने डिमांड लॉ को पढ़ा और डिमांड लॉ में आज हम स्टडी करेंगे डिमांड कर्व को। और डिमांड कर्व को डिमांड थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है, ठीक है। और हम देखेंगे कि डिमांड कर्व कैसे बनता है और डिमांड कर्व जो है उसकी स्लोप कैसी है और उसकी स्लोप के पीछे क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम जो है वो डिमांड कर्व को देखते हैं वो कैसे बनता है। इसके लिए हमें डिमांड लॉ का टेबल और उसका ग्राफ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना ये डिमांड कर्व जो डिमांड कर्व है ये डिमांड लॉ से डिराइव्ड है। क्योंकि डिमांड लॉ जब स्टूडेंट को आता होगा तो वो डिमांड कर्व बना लेगा, ठीक है। डिमांड लॉ के लिए हमने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में हमने एक प्रोडक्ट को डिस्कस किया है। हमने सपोज करें कि हम पेप्सी के बारे में, पेप्सी जो एक प्रोडक्ट है, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पेप्सी की जब प्राइस चेंज होती है तो उसकी डिमांड जो है वो किस तरह से चेंज होती है। आप देखें कि अगर पेप्सी की प्राइस जो है ये कम हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो इसकी डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक्सपेंड कर रही है। इसी चीज़ को, इसी टेबल को, पेप्सी की प्राइस और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड को अगर हम टेबल में देखें, ग्राफ में देखें, तो अब यहाँ पर अलोंग द एक्स एक्सिस हमने क्वांटिटी डिमांड ली है पेप्सी की और अलोंग द वाई एक्सिस हमने पेप्सी की प्राइस ली है, ठीक है। अब ये देखें कि पेप्सी की प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 और इसकी जो डिमांड है वो 4 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 12, 16 और 20 यूनिट्स, ये जो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है। अब ये देखें कि हर एक प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक क्वांटिटी डिमांड है पेप्सी की। जब पेप्सी की प्राइस 4 है तो पेप्सी की प्राइस जब 10 रुपीज़ है तो उस वक्त उसकी डिमांड जो है वो 20 यूनिट्स है। और जब पेप्सी की प्राइस बढ़ के 20 हो जाती है तो 10 से 20 हो जाती है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट करके सुकड़ के 20 यूनिट से 16 यूनिट हो जाती है। और इसी तरह से जब प्राइस पेप्सी की हायर होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है, तो इसी तरह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिड्यूस होती जाती है। तो हर प्राइस के अगेंस्ट 20, 16, 30, 12, 48, 54 हर पर्टिकुलर प्राइस के अगेंस्ट एक क्वांटिटी डिमांडेड है पेप्सी की, ठीक है। और हर जो प्राइस है उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी डिमांडेड है, अगर हम उसको एक पॉइंट से शो करें तो जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एक लाइन के ज़रिए तो उस लाइन को डिमांड कर्व कहते हैं। यानी किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट है, हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, उनको मिलाएं तो हमें डिमांड कर्व मिलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड कर्व जो है ये रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है और इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है और ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है। लेफ़्ट टू राइट, या ये आप इसको लेफ़्ट साइड कह सकते हैं और ये राइट साइड है, ठीक है। आप ये देखें ये लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट और डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, नीचे की सिमत है, ठीक है। ये इसकी क्या है, स्लोप है। और ये स्लोप कैसे है और इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं। ये स्लोप अगर ये थोड़ा सा ऐसे होगा तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा रैपिडली फॉल करेगा तो फिर कैसा होगा, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, ठीक है। ये जो डाउनवर्ड है ये तेज़ी से भी हो सकता है और स्लोली भी हो सकता है, ग्रेजुअली हो सकता है। हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है ये एक रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है किसके दरमियान, किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। इसके नेगेटिव होने की, नेगेटिव का मतलब है कि प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड आपस में नेगेटिवली रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस अप जाती है तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्राइस अप जाती है तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है। प्राइस किसी प्रोडक्ट की ऊपर से नीचे आती है, फर्स्ट प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की 50 रुपीज़ है, फिर 40, 30, 20, 10 हो रही है, नीचे आ रही है, तो
क्वांटिटी डिमांड उस प्रोडक्ट की क्या है कि वो एक्सपैंड करेगी, ज़्यादा हो जाएगी, उसके ज़्यादा यूनिट सेल होंगे, डिमांड होंगे। ठीक है, तो अब इसके पीछे 3 कॉजेज़ हैं कि ये डिमांड कर्व जो है ना ये अपवर्ड क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, नीचे से ऊपर एंड लेफ्ट टू राइट अपवर्ड क्यों नहीं है, डाउनवर्ड क्यों है। रीजंस फॉर द नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व। तो इसके पीछे हम 3 रीजंस को देखते हैं, आपने इस पे गौर करना है। तो फर्स्ट रीज़न है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो उससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने वाले कंज्यूमर्स की जो नंबरिंग है, जो तादाद है, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसकी प्राइस डाउन जा रही है, जो पहले उसको ख़रीद नहीं पा रहे थे वो भी उसको ख़रीदने लगेंगे और उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है एक्सपैंड कर जाएगी। इसलिए जो डिमांड कर्व है वो ऐसे, उसकी शेप ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और यानी कि इधर को डिमांड कर्व आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड उस प्रोडक्ट की एक्सपैंड कर रही है। तो इस वजह से फर्स्ट रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़ जाना, यानी कि उसके ख़रीदार जो हैं वो बढ़ गए हैं। इस वजह से ये जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, ऊपर से नीचे। सेकंड रीज़न क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखने के लिए हमें 2 बातें देखना पड़ेंगी। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें सब्स्टिट्यूट्स को देखना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट जो मार्केट में होती है उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेप्सी है, तो पेप्सी के सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी का सब्स्टिट्यूट हम कोको कोला कह सकते हैं। और जब कोको कोला की प्राइस रिड्यूस होगी तो इसको छोड़ के कोको कोला की तरफ चले जाएंगे, पेप्सी को छोड़ के। लेकिन हम डिमांड किसकी देख रहे हैं? पेप्सी की। हम पेप्सी का डिमांड कर्व बना रहे हैं। लेकिन अगर जो कोको कोला है उसकी प्राइस अगर अप जाती है तो उसके कस्टमर्स भी, उसके कंज्यूमर्स भी पेप्सी की तरफ आ जाएंगे। तो पेप्सी के जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ने की वजह से पेप्सी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और इस वजह से इसका डिमांड कर्व जो है नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगा और जो ज़ाहिर कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो एक्सपैंड कर गई है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम दूसरी बात ये देखते हैं कि अगर पेप्सी जिसका हम डिमांड कर्व बना रहे हैं उसकी अगर प्राइस डाउन चली जाती है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स को छोड़कर भी इसकी तरफ आ जाएंगे लोग। ठीक है, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है कि किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट हैं उनको छोड़कर जिसकी हम डिमांड कर्व बना रहे हैं उस पर कस्टमर्स का आ जाना, उस वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है और उसका जो डिमांड कर्व है नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाता है। थर्ड रीज़न है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को देखने के लिए भी हमें 2 बातें देखनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इनकम इफेक्ट क्या है? एक होती है नॉमिनल इनकम, और नॉमिनल इनकम है जो ज़ाहरी तौर पे अब नज़र आ रही है कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की, इंडिविजुअल्स की। जब इनकम बढ़ जाती है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा मकदार में ख़रीद सकते हैं। अब जब वो ज़्यादा मात्रा में ख़रीद सकते हैं तो उससे क्या होगा? जब इनकम बढ़ी, लोगों की परचेजिंग पावर बनी और इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने उसकी ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीद ली और जो डिमांड का वो नेगेटिवली स्लोप्ड हो गया। इनकम इफेक्ट को दूसरे तरीके से, एक इसमें है नॉमिनल इनकम का कॉन्सेप्ट कि जब लोगों की वैसे ही नॉमिनल इनकम, सपोज करें कि किसी पर्सन की इनकम एक टाइम पर 20,000 पर मंथ है, वो 20,000 रुपीज़ कमा रहा है। ठीक है, अब उसकी इनकम अगर 35,000 हो जाती है, 15,000 बढ़ गई। पहले वो किसी प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहा था लेकिन अब वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ? अब वो पेप्सी, अगर यहाँ पे पेप्सी है तो वो पेप्सी को पहले नहीं खरीद रहा था, अब खरीदने लगेगा, लिहाजा पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी और इनकम के बढ़ने की वजह से, उस पर्सन के इनकम के बढ़ने की वजह से ये जो है ना उसकी डिमांड एक्सपेंड कर जाएगी पेप्सी की। एक तो ये है कि उसकी नॉमिनल इनकम यानी उसकी ज़ाहरी आमदनी बढ़ गई। अब दूसरी आमदनी कैसे बढ़ती है? एक तो ये है कि आपने देखा कि 20 से 35,000 हो गई है। एक, अगर प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है, अगर बंदे की आमदनी में इजाफा नहीं होता, नॉमिनल इनकम चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है। फर्ज करें कि कोई रेफ्रिजरेटर है या एसी है, उसकी प्राइस जो है 1 लाख से 70,000 हो गई है,
तो अब जिन लोगों की रेंज से वो बाहर था, अब भी वो लोग भी उसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस डाउन हुई है, लोगों की इनकम चेंज नहीं हुई, उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई है। तो फिर क्या होगा, फिर उसको कहेंगे रियल इनकम पर फर्क पड़ा है, लोगों की परचेजिंग पावर बन गई है, लोगों की रियल इनकम बढ़ गई है। ठीक, यहां पर नॉमिनल इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ, प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से अब लोग उसको खरीद पा रहे हैं, तो इसको रियल इनकम कहते हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर भी कह सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब वो लोग खरीद रहे हैं, डिमांड जो है वो उसकी एक्सपेंड कर जाएगी, और जो डिमांड का वो नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगा। ये 3 रीजंस हैं कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है। फर्दर हम जो है वो डिमांड कर्व के बारे में फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आप इन इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो ज़्यादा डीपली देखना चाहते हैं, ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमें सपोर्ट हो और हम फर्दर वीडियोस को बना सकें। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।